लोग यात्रा की तैयारी करेंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली घेरने जा रहे हैं। 19 तारीख को हम दिल्ली भाजपा के उस कार्यालय पे जाएंगे जो हमारी एक एक ईंट से, हमारी एक एक वोट से खड़ा करा है। और इस बार सरकार नहीं बदली जावे, इस बार सब बदला जा। राजाशाही तो खत्म करनी पड़ेगी ना, कैसे भी। कि सरकार कितना नीचे जा सकती है, गिर सकती है, और इससे नीचे गिरने का और कुछ विकल्प बचता नहीं। कैसे आप ये लड़ाई लड़ने वाले और कौन आपके साथ खड़ा? साबित से कह सकें ये बात कि इस देश का प्रधानमंत्री की संख्या में सभी लोग एकत्रित होंगे। कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज की डेट में ये चाहता हो कि हमारा दलित भाई, हमारा पिछड़ा भाई हमसे अलग रह। सब तो ये बोलते कि हम हिंदू, ठीक है, इन्होंने तो हिंदू को लड़ाने का काम कर दिया। हजारों साल पहले भी शेर माँ सिखावे था, आज भी काजू नहीं खा रहा। ये सरकार भूल छोड़ दे, दिमाग में से निकाल दे। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। यूजीसी 2026 को लेकर के लगातार विवाद बढ़ रहा है और खास करके उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े सूबे में, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं, शहरों में कार्यालयों में घुस करके सवाल पूछा जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी से। पर इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया और उसको लेकर के कहा कि अब इस पर स्टे लगा हुआ है। 19 मार्च को इसकी सुनवाई है, पर सुनवाई से पहले भी वही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, स्टे के बाद भी वही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं कि जो सवर्ण समाज है, जो जनरल कैटेगरी है, वो अभी भी विरोध कर रही है, क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि असमंजस की स्थिति है कि इसमें उनके फेवर में कुछ आएगा या नहीं आएगा। अब इस पूरे मामले में कितनी राजनीतिक किलेबंदी हुई है और किसने की है, क्योंकि ये किलेबंदी सत्तारूढ़ पार्टी से आप सोचिए या फिर इनकी तरफ से जो तैयारी की जा रही है, उस किलेबंदी को भेदने की तैयारी ये कर रहे हैं। और कौन लोग हैं ये कुछ किसान नेता, कुछ किसान संगठन के लोग हैं। और मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि पूरन सिंह जो किसान नेता है और बड़ी छवि रखते हैं। 2024 के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में, जब उन्होंने ऐलान किया कि हम पटकनी देंगे, वही हुआ। उत्तर प्रदेश में सीटें सत्तारूढ़ पार्टी को काफी कम मिली और अब फिर से वो दूसरे मुद्दे को लेकर के जो काफी राजपूत संगठन और भी तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो वहां प्रभाव डाल रहे हैं जहां पर लाखों की तादाद में सवर्ण समाज की मौजूदगी है। और इस समय हम जिला हापुड़ में हैं, जहां पर साठा 84 जो अपने आप में छोटा मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक सभा हुई और उसके द्वारा ये कहा गया है कि 7 मार्च को हम दिल्ली घेरने जा रहे हैं इन्हीं लोगों के द्वारा। तो क्या दिल्ली में कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है जो बीजेपी को चुनौती देगा? और क्या बीजेपी ने यही कोशिश की थी कि पानी में एक कंकड़ मारा था और कोशिश की थी ये समझने की कि उछाल कितना है। अब ये उछाल ऐसा तो नहीं कि ज्यादा लगा और उसके बाद अब बैकफायर वो तमाम चीजें कर चुकी है। इसी को लेकर के मैं सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आपसे ही करना चाहती हूँ, तो क्या इस मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए स्टे लग गया है, तो आपको अभी भी विश्वास क्यों नहीं है सरकार पर कि आपके लिए कोई कदम उठाया गया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट पर कर लीजिए, चलिए बीजेपी पर मत करिए, सुप्रीम कोर्ट पर कर लीजिए, स्थिति क्या बनी हुई है? चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत कि आपके माध्यम से इस समाज की आवाज़ दूर दूर तक जा। हाँ। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान है, उनका सम्मान है, और इतना सम्मान है कि उन्होंने एक युद्ध पे विराम लगाया। युद्ध पे एक विराम लगाया। सुप्रीम कोर्ट है टीचर, उन्होंने सरकार को बताया कि भाई ये जो मेरे पास कॉपी आई थी इसे जांच करो इसकी, ठीक है। और वो जहाँ जांच करने वाले बैठे, जो इसके कर्ता धर्ता बैठे, उन पे हमें कोई विश्वास नहीं है। इसलिए हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। 19 मार्च का समय है, लेकिन हमें उन लोगों पे कोई विश्वास नहीं है जो हमारी वोट लेने के बाद भी हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए 7 मार्च को हम लोग इसी लघु मेवाड़ से, जिसे साठा 84 कहा जा, ये वीरों की भूमि है, यहीं से 7 मार्च को हम लोग यात्रा की तैयारी करेंगे दिल्ली के लिए। और 19 तारीख को हम दिल्ली भाजपा के उस कार्यालय पे जाएंगे जो हमारी एक एक ईंट से, हमारी एक एक वोट से खड़ा करा है। उस कार्यालय पे जाके एक बार पूछेंगे तो कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना क्यों पड़ा। 77 साल के बाद जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो, उसके बाद आप जातिवाद में देश को बांटना चाहते हैं। इसलिए आदरणीय ललित राणा जी, विनीत मिश्रा जी, अनु मलिक जी, सभी लोग आज यहाँ बड़ी संख्या में साठा 84 के सभी समाज के लोग हैं और ये निर्णय लिया कि हम लोग 7 मार्च से यात्रा
शुरू करें। आप कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए और हम किसी पर भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, चाहे जाति हो चाहे धर्म हो। वहीं आप बात करते हैं कि ये कानून गलत है। अगर भेदभाव हो रहा है और कोई चीज़ें ऐसी की गई कि इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी और उसमें ये तमाम चीज़ों की जांच की जाएगी, तो वहीं कुछ करता धरता दूसरी पार्टियों के, विपक्ष के, वो ये भी कह रहे हैं कि वीसी या फिर कोई शैक्षणिक संस्थानों में बड़े पद पर कोई होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सामान्य वर्ग का ही होता है। तो कहाँ आपको लग रहा है कि आपके लोग वहाँ पर नहीं होंगे, वहाँ आपके साथ भेदभाव होगा, ऐसी तमाम चीज़ें होंगी कि राजाशाही तो खत्म करनी पड़ेगी ना, कैसे भी। 77 साल के बाद ये बात आई कहाँ से? पहले तय करें सरकार पिछड़ा है कौन। क्या मोदी जी आज पिछड़े हैं? क्या अमित शाह जी आज सामान्य हैं? क्या बहन कुमारी मायावती आज पिछड़ी दलित हैं? क्या वो सांसद जोन से आए 5-5 करोड़ रुपए निधि, 2.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे, वो दलित और पिछड़े हैं? ये पहले तय करें सरकार के दलित कौन है, पिछड़ा कौन है। हमारी ज़मीनें, हमारी रियासत है, हमारी विरासत है। इस देश में दान दे के ये देश का विकास हुआ, ये राष्ट्र बना देश। और आज उसी समाज को सामान्य दलित कौन है भाई, पहले तय करें ना कि दलितों की लड़ाई लड़ने वाला क्या दलित है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला क्या पिछड़ा है, और सामान्य की लड़ाई लड़ने वाला। अगर हम लोगों के अंदर जातिवाद होता, हम दावे से कह सकें ये बात कि इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा नहीं हो सकता था। यदि हमारे अंदर जातिवाद होता तो इस देश की राष्ट्रपति ऐसी नहीं हो सके थी। हमारे जातिवाद होता तो शायद मेरे हिसाब से 1238 सीटों पे रिजर्वेशन होकर विधायक नहीं चुने जाते। अगर हमारे अंदर जातिवाद होता तो 138 सांसद हमारे कोटे से सदन में नहीं बैठते। अगर हमारे अंदर जातिवाद होता तो शायद आरक्षण से मिली हुई सीटों पे आज तक कोई IAS PCS नहीं बनता। हम लोगों ने तो सब कुछ दिया ना, देश आज़ाद से पहले दिया और देश आज़ादी के बाद नौकरियां भी दे रहे, उसके बाद रिजर्वेशन में विधायक भी बना रहे, सांसद। और हमें क्या मिला? कभी UGC, तिलक तराजू और तलवार, कभी ये DS4। यार कहना क्या चाहते हैं? हम लोगों को बनाना क्या चाहते हैं? हम विलन हैं, डाकू हैं। आपने कहा कि JNU में जब ये नारे लगते हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, या फिर मायावती जी को लेकर के भी कहा कि जब इन शब्दों का इस्तेमाल होता है तब कहीं डिफेमेशन क्यों नहीं होता और कहाँ ये नहीं कहा जाता कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इस मुद्दे को लेकर के भी आप अपनी बातों को रखेंगे, किसके सामने रखेंगे? अब आपके पास विकल्प क्या है? आप BJP को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस या किसी और पार्टी को आप अपना मानते नहीं हैं, तो कैसे आप ये लड़ाई लड़ने वाले और कौन आपके साथ खड़ा है? यार हम लोगों ने बड़ा चेहरा, हम लोगों ने हमेशा 10% कुछ प्रतिशत लोग हैं, आप ये बातें कही जाती हैं। 145 करोड़ लोग हैं भारत में, 17 लाख सैनिक हैं, सारे देश की रक्षा करते हुए सारे जितने बॉर्डर हैं सबकी रक्षा करें। परसेंटेज में उन्हें नहीं गिना जाता जो शेर हैं, परसेंटेज में सांझ को भेड़ गिनी जा कितनी है, हमें परसेंटेज में नहीं गिना जा सकता। अब जो जिसे कटना है वो गिनी जाएगी, जिसे काटना है उसकी गिनती थोड़ी होगी। तो मेरे कहने का मतलब है हजारों साल पहले भी शेर माँ सिखावे था, आज भी काजू नहीं खा रहा, आज भी माँ सिखावे। इसलिए हमारा निवेदन है कि ये जो ढपड़ी लेके गीत बना रखे वो फिल्मों में काम करें, नाटकों में काम करें, शिक्षण संस्थाओं में खड़े होकर ड्रामेबाजी ना करें तो बेहतर है। तो दिल्ली पहुंच गए आपसे पहले, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो और पीछे हैं। 7 मार्च की बात आप कह रहे हैं। वो दिल्ली, वो इस मुद्दे पर वो गए नहीं दिल्ली हमने गलती से भेज दिए, गए नहीं दिल्ली, हमने गलती से दिल्ली भेज दिए। आपने भेज दिए। अब वापस बुलाने की तैयारी है, अभी वापस बुलाने की तैयारी है। उनके दिमाग में जो वहम है, ये जो बार बार है ना, ये 5% साहब, हम तो 90% है साहब, हमें पता तो लगे 90% कौन है। एक बार सरकार हमें ये डाटा दे दे कि भाई ये व्यक्ति दलित है, ये पिछड़ा है, ये समान, एक बार हमें डाटा दे दे, फिर हम उसके बाद तय करेंगे कि दलित कौन है, पिछड़ा कौन है, SC कौन है, ST कौन है, OBC कौन है। अभी सरकार के पास कोई डाटा नहीं है और ये सरकार भूल छोड़ दे, दिमाग में से निकाल दे, ये दिमाग में से निकाल दे कि कानून लाने से हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। कानून तो मुझे पता नहीं कब बदलेगा, लेकिन सरकारें 75 साल से जब चाहें हम जब बदल लें, और इस बार सरकारें नहीं बदली जावें, इस बार सब बदला जाएगा। बदली नहीं गई। 2024 में आपने बात की थी कि सरकार को पलट देंगे, प्रभाव पड़ा, ऐसी बात नहीं है, पर बदलना तो बहुत बड़ी नहीं, स्टील की टांग लग रही दोनों, पूर्ण बहुमत का ही नहीं है। चलिए बैसाखियों पर आप, हाँ बैसाखियों पे नहीं, व्हील चेयर पे हैं।
व्हील चेयर पे हैं। बैसाखी पे भी हो तो कोई टेंशन नहीं है, व्हील चेयर पे हैं यार। ज़्यादा कराएंगे तो इस बार व्हील चेयर भी निकाल दी जाएगी। चलिए, अभी यूपी का विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है कि ये पूरी तैयारी के साथ चीज़ें हुई हैं? कभी ये कहा जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा है, ये संवैधानिक चीज़ें चल रही हैं तो उसमें कोई हस्तक्षेप सत्तारूढ़ पार्टी का उतना नहीं है। क्या मानते हैं कि चुनाव को देख कर के भी कुछ ऐसा किया गया है और आपको लगता है कि उसका जो चाहे स्टे के बाद वापस भी ले लिया जाए, आपके मन में वो जगह बना पाएंगी सरकार और खास करके कुछ चुनिंदा लोग? देखो, हमारा ना ये पहले तो सरकारों से निवेदन है, हमारा मकसद मात्र इस दुनिया में आके राजनीति करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ मात्र जिला पंचायत प्रधान विधायक बनना नहीं है। हम चाहते हैं कि देश, जो नारा दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि ये देश सन 47 में विकसित हो। कैसे होगा विकसित? पिछड़ों से, दलितों से, सामान्यों से भिड़ा के विकसित होगा। विकसित देश जब होगा जब इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा। विकसित जब होगा जब आरक्षण समाप्त होगा। पहले विकसित जब होगा जब ये पता लगा कि दलित है कौन। क्या वो दलित है जिसके पास हजारों बीघा जमीन है? क्या वो दलित है जो आईएएस है, जो पीसीएस है? क्या वो दलित है जो 6 बार सांसद है? क्या वो दलित है जो विधायक है? क्या वो दलित है जो पैसे देकर टिकट खरीद रहा? और ये जो भीड़ हो रही ना, ये फिलहाल जो वर्तमान परिस्थितियां दिखाई जा रही, हमें इस बात का बहना दिखावे कि हम जिला पंचायत नहीं जीत पाएंगे, हम विधानसभा नहीं जीत पाएंगे, इसलिए ये अगड़ों की पिछड़ों की लड़ाई, ये दिमाग में से निकाल दे सरकार। आज भी इस देश की जनता जातिवाद नहीं करती ना सवाल कभी। घुमा दिया आपने। मैंने कहा कि 2026 के बाद क्या तस्वीरें दिखने वाली हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? आने दो, मान लिया अभी जब बैठेंगे सोचा होगा या फिर सब। परिस्थितियों को देखते हुए आप सुनो भाप रहे हैं कि क्या सब सोच रखा बिल्कुल। सारी कलाबाजी आवे, जैसे दर्शक आओगे ऐसी कला दिखाओगे। बहुत शुक्रिया। ललित राणा जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किसान नेता के तौर पर बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं, उसके साथ साथ आप यूजीसी के मामले पर उठा रहे हैं। ओबीसी जब इस नए कानून में जुड़ता है, आपको क्या लगता है कि जाति का फैक्टर है, वोट का फैक्टर है क्या? ये जो नया देखिए, ये सीधा वोट का फैक्टर है, क्योंकि ओबीसी वर्ग ने कहीं डिमांड नहीं की थी कि हमें यूजीसी एक्ट में आप शामिल करिए। और आज भी आप सड़कों पर देख रहे होंगे कि जो लोग आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद आए हैं, वो लोग आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2012 का कंटिन्यू रहेगा, उसमें SC ST ऑलरेडी शामिल है। लेकिन आज भी सड़क पे जो उतर रहा है, SC वर्ग उतर रहा है। क्यों उतर रहा है? ओबीसी तो नहीं उतर रहा है, ओबीसी डिमांड नहीं कर रहा, ओबीसी चाहता ही नहीं है। वो तो स्वयं कह रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जातिवाद होता ही नहीं है, छात्र एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो शिक्षा के लिए जा रहे हैं। बाहर आने के बाद राजनीति ही जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रही है। आपने वेमुला की बात की और आपने कहा कि उस मामले में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। वहीं पर PIL की जब बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि ये जो नया कानून है उसको देखते हुए बना है, तो आप उसको भी तो डिनाई नहीं कर सकते ना, उस पर भी तो आपको प्रकाश डालना पड़ेगा कि क्यों आपको ऐसा लगा। रोहित वेमुला ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट लिखा, वहाँ की पुलिस ने जांच की, क्लोजर रिपोर्ट लगाई, 1.5 साल में रिपोर्ट आई, पुलिस ने कहा कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिला भेदभाव का, उत्पीड़न का। तो सरकार को देश के सामने बताना चाहिए कि रोहित वेमुला के मामले पर जो यूजीसी एक्ट 2012 इस देश को दिया गया, ऐसे कोई भी आत्महत्या कर सकता है। मैं 1 लाख उदाहरण आपको बताता हूं, जो SC लोगों के प्रताड़ना से OBC वर्ग में और जनरल वर्ग में आत्महत्याएं हुई हैं, SC लोगों ने उनको मारने का काम किया है। ये जो चंद्रशेखर रावण जहां से पैदा हुआ है, वहां जो सुमित को मारा गया था, उस शोभा यात्रा में से खींच के क्या हमारे समाज ने बदला लिया? इस भूमि पर नीरज को गोली मार दी गई थी, उस समय हमारे समाज ने बदला लिया? ये जो आईना दिखाने का काम किया जा रहा है झूठा, ये सच नहीं है। रोहित वेमुला जैसे केस हो सकते हैं, आत्महत्या करना पाप होता है, उसकी बुनियाद पर कानून कैसे बन जाएगा? और फिर इसमें आपने जो क्लोज बना दिए कि झूठ शिकायत पर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आइडेंटिटी छुपाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं, सामान्य वर्ग शामिल नहीं होगा। और इतना सख्ती से निर्देश आपने दिया है यूजीसी के द्वारा कि इसमें VC और प्रिंसिपल के खिलाफ भी एक्शन होगा अगर उन्होंने 24 घंटे में मामला दर्ज नहीं किया और 15 दिन में उसको मामले को सॉर्ट आउट नहीं किया, पनिशमेंट तय नहीं हुआ। तो ऐसे में तो कोई झूठी शिकायत करेगा, उसे संतुष्ट करने के लिए VC और प्रिंसिपल अपने गले में फंदा नहीं डालेंगे, वो पनिशमेंट तय करेंगे, उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन वो योग्य निर्दोष मारा जाएगा। इसको देखना चाहिए देश के लोगों को। आपका कहना है कि ये जो नया नियम है वो भेदभाव को रोकने के लिए नहीं है और भेदभाव बढ़ाएगा और ये संघर्ष का केंद्र बन जाएगा यूनिवर्सिटी। हमारे सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, उन्हें पूरी फीस देनी पड़ रही है, उन्हें आयु में छूट नहीं मिल रही, उन्हें हाइट ज़्यादा दिखानी पड़ रही है, उन्हें चेस्ट ज़्यादा दिखानी पड़ रही है। वो
कितना संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन कलम घिस रहे हैं, 100% नंबर लाकर एडमिशन ले रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा कानून मिल रहा है वो आत्महत्या करके घर लौटेंगे। कैसे न्याय खड़ा हो जाएगा? कैसे योग्यता इस देश को मिल जाएगी? कैसे मानव संसाधन मिल जाएगा? कैसे देश तरक्की करेगा? कैसे विकसित भारत बना देंगे आप? सिर्फ वोट बैंक के लिए, ताज बचाने के लिए इतने घिनौने कानून लाकर आप देश बचाने की बात कर रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है ये भी है कि ललितपुर मामला आपको याद होगा, विष्णु तिवारी का मामला है, पूरी दुनिया देख रही है। 20 साल उसने झूठे SC ST में जेल में काटे, वहाँ अकेला रहा और जब बाहर आया तो उसके दोनों भाई माता पिता खत्म। अब बाहर आके भी अकेला जेल में है और अंदर भी जेल में काट का। और ऐसे लाखों उदाहरण हिंदुस्तान में है, लेकिन सरकार नहीं देख रही। वोट बैंक की राजनीति में वो सामान्य वर्ग की तो इस देश में कीमत ही नहीं बची है। उसके शोषण का कोई एंगल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और एक सबसे घिनौना जो काम केंद्र की सरकार कर रही है, प्रशिक्षण और न्यायिक कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा जो एक हिडन सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें डेपुटेशन पर जो अधिकारी मांगे गए IAS IPS, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि SC ST भेजे जाएं, महिला में भी SC वर्ग की भेजी जाएं। आंध्र प्रदेश ने सूची भेज भी दी है। आप सोचिए क्या करना चाह रही है अधिकारियों में भी जब इस तरह का वो नियम बनाएंगे देश के लिए सचिव बनकर, और उनकी नीयत और नीति कैसी हो। मध्य प्रदेश के अधिकारी ने साफ स्पष्ट कर ही दिया ब्राह्मण समाज को बोलकर। क्या देखना चाहते हैं? आपने अभी एक उदाहरण दिया उल्लू हंस, फिर ये कह दिया गया कि उल्लू हो या हंस हो दोनों को ही बीवी नहीं है। राजनीतिक एक टिप्पणी भी की, तो फिर आपको आशाएं किससे है? मैंने यही सवाल पूरण सिंह जी से पूछा, यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास विकल्प क्या है कि अगर कोई चीज़ें दबाई जाएंगी और आगे आपको पहुँचने के लिए किसी का साथ चाहिए तो कौन है ऑप्शन में? देखिए विकल्प में कौन है? क्योंकि आप विपक्ष को भी नहीं चुन रहे और पक्ष को भी नहीं चुन रहे। अब तो यही होगा कि नई पार्टी खड़ी कर दीजिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ। जनता दल भी बनी थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, एक राष्ट्रीय दल था उनका। उन्होंने मंडल कमंडल लाकर वो पार्टी खत्म होगी, VP सिंह जी खत्म हो गए। अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा में आरक्षण देने का काम किया। ये जो SC ST अमेंडमेंट बिल आया, इसके जो चीफ थे वो राजनाथ सिंह जी थे। आप हमें ये बताइए, अब भी जो UGC आया तो उसके दिग्विजय सिंह हैं। यानी कि राजपूत समाज के नेताओं ने इस देश को सामाजिक न्याय को बढ़ाने का काम किया, लेकिन क्या किसी के घर में उनका फोटो लग रहा है? क्या कोई मान रहा है कि हम पे एहसान है उनका? उसके बाद भी आप केवल टारगेट उस समाज को कर रहे हैं जो आज भी बड़ा दिल बन रखता है, जो आज भी संरक्षण देने का काम कर रहा है। आज सरकार के पास योजनाएं, टैक्स के द्वारा, राजस्व के द्वारा पैसा है। 40 साल पीछे हमारे इन गाँव में रहने वाले उन लोगों को संरक्षण देने वाले हमारे पुरखे थे। सच्चाई तक जाकर दिखाइए तो सही आई ना देश को। आखिरी सवाल मेरा योगी जी से जुड़ा हुआ है। बार बार ये कहा जा रहा है कि दो धड़े बट गए हैं। एक योगी जी का वो क्लियर, बहुत सालों से ये बातें कही जा रही हैं, पर अब वो पीक पर है क्योंकि चुनाव काफ़ी करीब है और मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी तय करेंगे। तो क्या लगता है कि योगी जी की भी कुछ इसमें भागीदारी है? वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के आपको प्रभावित कर रहे हैं, उनका समर्थन अंदर खाने आपको मिल रहा है? किससे संतुष्ट है, किससे नहीं? देखिए 2024 के आंदोलन में भी आरोप लगे कि योगी जी कहीं ना कहीं उनको इंटरनली संरक्षण दे रहे हैं या इशारा दे रहे हैं, और ये आंदोलन जो हो रहा है वो भी झूठा था। आज भी योगी जी संत आदमी हैं, सत्यनिष्ठा वाले आदमी हैं, और योगी जी की डिमांड देश चूंकि कर रहा है, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जो गद्दी है वो नहीं चाहती कि दिल्ली की गद्दी पर योगी जी बैठें। योगी जी जैसे व्यक्ति जिस दिन दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा उस दिन अपने आप न्याय, उसके लिए तो समाज सब कुछ समर्पण करने के लिए भी तैयार है। आज जो इस उत्तर प्रदेश को जो ये माफिया गुंडों से जो निजात मिली है, और जो ये पहली बार इस तरह का प्रशासन और शासन देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के लोगों को, शायद ये नसीब नहीं होता, लेकिन हम समझ रहे हैं कि उस व्यक्ति का शायद दुर्भाग्य रहेगा अगर वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अच्छा, प्रधानमंत्री की कुर्सी देखते हैं, अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है जी? नहीं, जो प्रधानमंत्री जो शासन केंद्र का चला रहे हैं उसको तो अब देश ने देख लिया। लगता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए कुर्सी फंसी हुई है। देखिए ये तो जनता तय करेगी, और जनता ने देख लिया है ना केंद्र की सरकार कितना नीचे जा सकती है, गिर सकती है, और इससे नीचे गिरने का और कुछ विकल्प बचता नहीं है। तो देश के लोग इस बात पर विश्लेषण कर रहे हैं कि अब ये देश को नहीं चला सकते, नहीं संभाल सकते। इनकी तो नीयत इतनी गंदी हो गई है, यानी कि इनके पेट में इतना पाप है, जो इनका बेस वोटर है, जब उसी को खाने के लिए तैयार हो जाएं तो कैसे बचे रह जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और उस पर देश में लोगों में चर्चाएं। बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात कर लेती हूँ। सर, जब बात होती है कोर वोटर की कि कोर वोटर नाराज है, ये नाराज है और चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा, पर खास बीजेपी पर कुछ खास फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि पता है कि भैया समर्थन तो हमको ही देना है।
तो ये जो आखिरी लाइनें आ जाती हैं कि थोड़ा तो सेटिस्फेक्शन आ ही जाता है कि चलिए कर ही देते हैं, और ऑप्शन कौन। तो क्या आप सोचते हैं जब आज यहाँ खड़े हैं और इस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं? इस मुद्दे पे जो बीजेपी का आपने आकलन किया और ये प्रश्न पूछा कि बीजेपी ही नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि जो भी पार्टियां सत्ता में रही हैं पिछले, भारत देश आज़ाद जब से हुआ और आगे आने वाली भी, उनके मेंटेलिटी में, उनके मानसिकता में रहता है कि आखिर ये सवर्णों पे हम जब अत्याचार करेंगे या कोई भी इनके विरोध में कानून लाएंगे, इनको बच्चों के लिए कानून विरोध में लाएंगे, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि आप कहते हैं। तो ये मानना होता है, और विगत कई सालों से लगातार घूमते हुए भी हम लोग भी जाते हैं, हर जगह देखते हैं गांव-गांव, एक विकल्प की तो डिमांड होती है। क्योंकि अगर आप एक विकल्प को लेके नहीं चलेंगे अपने समाज के, जैसे राजभर ने लेके चला, जैसे ढेर सारे सैनी ने लेके चला, बिहार में कई पार्टियां, उत्तर प्रदेश में पार्टी है, इवन यहाँ भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई राजनीतिक दल हैं जो अपने समाज की सुरक्षा के लिए अपने दल को लेके सरकार पे दबाव बनाते हैं, उनके खुद के प्रतिनिधि हैं। आज सवर्णों के खिलाफ कानून बना, उसमें एक भी प्रतिनिधि जो सवर्ण समाज से वहाँ अलग अलग पार्टियों का है, किसी ने विरोध नहीं किया। क्योंकि ओबीसी का साथ मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, हम लोगों को सबका साथ मिलेगा, जैसा कि अध्यक्ष महत्वपूर्ण पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल मिलेगा, और पूरी उम्मीद है कि इसके साथ हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि ओबीसी ने इस बारे में कोई विरोध नहीं किया है। जो कानून आया, इससे हमें लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं SC/SC एक्ट से सबसे ज़्यादा वही विरोध में है और उनको दिक्कत हुई है। और ओबीसी जब जुड़ जाता है तो वो कैसे अपने आप को विरोध की श्रेणी में रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। अगर वो आपके साथ नहीं है तो भी खुल करके आता, अगर साथ है तो भी खुल करके आता। नहीं, बिल्कुल तो आप मतलब इमेजिनेशन वर्ल्ड नहीं हो गया? इमेजिन हमने सोच लिया हमारे साथ नहीं, है। सोचने का नहीं है, हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं। हमारे अभी आज की मीटिंग में बहुत लोग आए होंगे जो समर्थन कर रहे हैं और इस बिल का पूरा, हाँ, ओबीसी समाज से, और वो विरोध कर रहे हैं इस विषय पे, और ये हर जगह देखने को मिल रहा है। फेसबुक के माध्यम से भी आप देखेंगे, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो ड्राफ्ट भी फाइल हुआ इस PIL को लेके, इसके खिलाफ, उसमें भी ओबीसी समाज के ही एडवोकेट ने उसको ड्राफ्ट किया तो था। 7 मार्च की बड़ी तैयारी है? बिल्कुल, अगर हमारे नेता, अगर कितना मिल रहा है, कहाँ से समर्थन? हर जगह से समर्थन है, पूरे पूर्वांचल से समर्थन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हाँ बिल्कुल, और उसमें कभी लाखों की संख्या में सभी लोग एकत्रित होंगे, और अध्यक्ष जी के नियंत्रण में चलेगा सारी चीजें। उन्होंने कहा कि नेता जब तक नहीं बनते हैं, जब तक एक आध FIR दर्ज ना हो जाए, मामला जेल तक ना पहुंच जाए, तो वो तैयारी है आपकी, और कितनी कड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, कभी FIR से कोई डरा भी नहीं, और ख़ास तौर से चूंकि मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, और ये मैं देखता हूँ कि कभी राजपूत किसी चीज़ से डरे नहीं, और हमारे पूर्वज भी हमेशा सम्मान करते आए, हम लोग भी करते आए हैं, और असली लड़ने वाले योद्धा तो क्षत्रिय होते हैं। चलिए, दिल्ली जाने की बड़ी तैयारी हो रही है, तो और भी लोगों से बात करूंगी, खास करके आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अपनी पंक्तियों के द्वारा कुछ सुना रहे थे। तो अच्छा, आप सुना रहे थे? कौन सुना? तो वो जरूर आए जो बता रहे थे, ताकि मैं और लोगों से बात कर पाऊँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आ रही हूँ मैं। आप क्या कहना चाहते हैं? ये हरी टोपी बगावती सुर अलापती है सत्तारूढ़ पार्टी को लेकर के, अब एक नया मुद्दा है, आपका कुछ नया उसमें सोचना है, क्या कहना चाहते हैं? मैं इतना कहना चाहूँगा, हरा कलर, हरा जो रंग है, वो कहीं ना कहीं शांति का प्रतीक है, हरियाली का एक चिन्ह है, और अगर उसे भी आकर्षित तो हो करके इन जैसे विषयों में पड़ गया, खेती किसानी छोड़कर, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय मौजूदा सरकार के माध्यम से बन चुका है, जिस कारण से हम सबको यहाँ तक आना पड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपसे सुनना चाहूँगी, आप कुछ बातें पोडियम के द्वारा कह रहे थे जो लोगों के पास तक नहीं पहुँच पाई, कुछ पंक्तियाँ और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आप बता रहे थे, तो कैमरे के जरिए भी कहना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं इस मुद्दे पे, आप लोगों की टिप्पणी चाहते हैं कि सवर्ण समाज क्या सोचता है, क्या भूमिका बना रहा है और प्लानिंग क्या है? सवर्ण समाज जिसने इस देश के लिए, सदियों से इस राष्ट्र के लिए जो जीता रहा है, आप इतिहास उठाकर देखेंगे, यहाँ इतिहास के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, और ये जो कानून आया है ये स्पेशली विद्यार्थियों के लिए ही आया, यूनिवर्सिटीज़ में और डिग्री कॉलेजेस में, और यहाँ पर UGC का जो कानून लेकर के आए हैं, केवल समाज को बांटने के लिए, जहाँ शिक्षा समानता सिखाती है, जहाँ पर खड़े होकर के ये सीखा जाता है कि इस शिक्षा के माध्यम से समाज कैसे समान हो, उसी को तोड़ने का कानून जो ये सरकार के द्वारा लेकर आए हैं, इसका सभी युवा और जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं, ये सब विरोध में हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, SC/ST पहले लेकर के आए, कोई एक डाटा सरकार दे के निकाले, थानों से लेकर के वहाँ से ये डाटा निकाला जाए, कितने ऐसे दलित समाज के लोग हैं जिन्होंने केवल SC/ST के माध्यम से वो समानता ले आए हों।
कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज की डेट में ये चाहता हो कि हमारा दलित भाई, हमारा पिछड़ा भाई हमसे अलग रह सके। और यूनिवर्सिटीज़ में तो चूंकि हम खुद पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, डिग्री कॉलेजेस में पढ़े हैं, मैं बीटेक कॉलेज में पढ़ा हूँ, कोई भी वहाँ पर कोई रूममेट्स मेरे तो दलित रहे हैं, मेरे साथ के दोस्त दलित रहे हैं। आप ये नहीं मानते कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, और वो ये कहते हैं कि खास करके दलित समाज के साथ होता है, एसटी के साथ होता ये है। कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं होता। नहीं, कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं होता। कॉलेज के कोई बताए, 2012 से ये नियम है, 2012 से लेकर 2026 तक ये जो कानून को इन्होंने सख्ती करी है, उसके बीच में कोई डाटा तो होगा ना इनके पास। उन्होंने किस आधार पे इसको बढ़ाया है और कठोर किस आधार पे किया है, उसका डाटा सरकार पेश करे। अगर डाटा सरकार पेश कर देती है तो हम भी मान लेंगे इस कानून को। अभी एक डेटा तो ये भी पेश किया गया कि किस तरीके से मामले अब धीरे धीरे कोर्ट में बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं कोर्ट के दरवाजे को खटखटा रहे हैं। आपको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा। आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, केवल एफआईआर दर्ज होना कहीं भी कोई भी केवल एफआईआर तो दर्ज हो रही है, उसका निस्तारण कोर्ट से कितने हुए हैं, कितने मामले ऐसे हैं जिनमें कि दोष सिद्ध हुए हैं। भाई आप ये लगाइए, एफआईआर दर्ज हो गई, 2-2.5 साल वो केस चला, उसके बाद निर्दोष पाया गया, लेकिन जिस लड़के के, जिस बुजुर्ग के या जिस युवा के वो 2-2.5 साल जो बर्बाद हुए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? केस ललितपुर वाले हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे केस हैं। मैं तो अलीगढ़ से आया हूँ, यहाँ पर मेरे पास में हाथरस जनपद है, वहाँ चदबा की एक घटना हुई और वो 2.5 साल बाद चारों लड़के निर्दोष हुए, लेकिन जो 2.5 साल वो जेल में रहे हैं, उनका जो पीक टाइम था, उनकी जो जवानी जेल में चली गई है, उसके बारे में कौन सोचेगा, उसके बारे में कौन कहेगा? यहाँ पर जो ये पंचायत हुई है, यहाँ का केवल और केवल मुद्दा ये है कि ये ऐसा कानून लाने की इस समय समाज में आवश्यकता क्या है। बहुत धन्यवाद। आप कुछ कह रहे थे? बताइए, क्या आपकी क्या सोच है इस मामले को लेकर? इस मामले में ये गलत कहाँ है? 2012 और 2026 के यूजीसी नियम में क्या अंतर आप? मैम सबसे पहले गलत ही है, ये सारी चीज़ हो रही है हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट का खुद वर्डिक्ट आया है, मतलब टिप्पणी आई है, जो SC ST के मुकदमे होते हैं 80% लगभग फर्जी होते हैं। वो तो फर्जी जो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, जिन पर पैसा होता है वो सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई कर लड़ते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो हाई कोर्ट भी है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं पहुंचाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 80% मुकदमे फर्जी आ रहे हैं, तो उसके बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इसमें एक जो जर्नल कास्ट के पास किसी ने UGC एक्ट के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, करने के बाद उसको सजा होगी, मुकदमा हो गया और वो दोषी नहीं है, तो उसको पता ही नहीं पड़ेगा किसने मुकदमा किया है। कम से कम ये तो होनी चाहिए, मानहानि किस पे करेंगे? जब हम बरी हो के आएंगे तो मानहानि भी किस पे करेंगे? वो तो हाइड कर दी उसकी आइडेंटिटी। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आरोप लगा रहे हैं, किसी के आरोपों को लेकर के जांच होगी, तो ये भी बताया जाना चाहिए कि किसने ये आरोप लगाया और किसके तहत लगाया। हाँ मैम, मुझ पे खुद SC ST का फर्जी मुकदमा लगा हुआ है, लगा हुआ है। मैं हाईकोर्ट से बेल लेकर पड़ा हूँ उसमें। तब आप ये बातें हाँ हाईकोर्ट, और सुनो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे भी बात नहीं हुई इस व्यक्ति को। और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, किसी के बहकावे में आके उसने फर्जी मुकदमा लगा दिया। चलिए आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, बताइए। देखिए, हाँ हमारा गांव नारायणपुर है, उसमें एक हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष थे और उनके कुछ साथी थे बूथ अध्यक्ष। तो वो ना घर पे सो रहे थे, तो उन पे सोते हुए पे SC एक्ट लग गई, अटैक हो गया उनको, सोते हुए व्यक्ति पे SC एक्ट लग गई। अब सवर्ण समाज ने एक चीज ठान ली है, ये बंधुआ मजदूर नहीं है, कोर वोटर बीजेपी का था, पर अब ये वोट बीजेपी को नहीं देगा। योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, इस नारे के तहत आप इसका विरोध? मैम योगी जी भी अपने स्टेटमेंट पब्लिकली बोले, अमित शाह के या मोदी जी के डर में बैठे नहीं रहे, वो भी अपनी इंटेंशन को क्लियर करें। आपने बोला, आपको लगता है पार्टी में वहाँ है, मुख्यमंत्री उस पार्टी से चुने गए, आप कह रहे हैं खुलेआम बोल दें, बोल देंगे, कहीं नौकरी करेंगे तो बोलेंगे। मैम फिर हम उनके साथ कब तभी तो देंगे जब हमें पता लगेगी। उनका इंटेंशन क्लियर तो करें कि हम SC ST UGC एक्ट के विरोध में हैं, वो क्लियर तो करें कम से कम कि उनका स्टैंड क्या है। वो हमें भी चाहिए, हम उनके वोटर हैं, हम उनके दुश्मन नहीं हैं, हम उनका साथ देते हैं। जब से वो मुख्यमंत्री बने थे, मोदी जी को भी प्रधानमंत्री क्या करना है? अब ये कहना है योगी जी अपनी इंटेंशन क्लियर करें कि इसका विरोध में है या पक्ष में है। आप कुछ कह रहे थे कि मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। आप लोग देखिए, पहले क्या थी इस पार्टी के, हिंदू मुस्लिम। आज की डेट में ना तो हिंदू मुस्लिम को मार रहा, ना मुसलमान हिंदू को मार रहा। आज इन्होंने काम जो कर दिया है, हिंदू को लड़ाने का काम कर दिया है।
हिंदू का बंटवारा, ये कैसे कहते हैं हम हिंदू? हिंदू से हिंदू लड़ाने का काम कर दिया, ये कानून ला के आपस में बांट दिया। तो हिंदू हिंदू लड़ेगा नहीं, फिर हिंदू राष्ट्र हिंदू कहाँ रहेगा? SC वर्ग का हो, BC वर्ग का हो, किसी का हो, हिंदू नहीं है, हिंदू है। एक तरफ तो ये बोलते कि हम हिंदू, ये क्या इन्होंने तो हिंदू को लड़ाने का काम कर दिया। पहले तो ही हिंदू मुस्लिम, अब काम क्या कर रहे हैं? वो तो खुद ही कह रहे हैं एक है तो सेफ है। फिर तो ये बातें क्यों कर रहे हैं फिर? ये क्यों कर रहे हैं? तो कटोगे, ये बातें आती हैं नहीं तो हिंदू नहीं, ये गद्दी पे बैठा है तो हिंदू नहीं तो बैठा है, क्या किसी वर्ग का है? हिंदू नहीं तो बैठा है ये। आपको लगता है अब हिंदू बट रहा है? हैं? ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई काम नहीं कर रहे। हिंदू आपस में बचेगी नहीं। आपको साथ नहीं देना चाहिए किसको उनका? नहीं देंगे हम? क्यों नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे हम। OBC भी तो हिंदू है। मोदी को नहीं देंगे, हाँ तो ठीक है ना, ये हिंदू लड़ाई काम कर रहे हैं मोदी साहब। नेशनल पिलर, देश की आवाज।